एनसीईआरटी द्वारा स्वीकृत माध्यमिक विज्ञान किट के परिचय और उसके प्रयोग की कार्यशाला में आपका स्वागत है। हमारे माध्यमिक के विद्यालयों में एनसीईआरटी द्वारा माध्यमिक विज्ञान किट उपलब्ध कराई गई है। इस किट के प्रयोग और विज्ञान की पुस्तक में अध्यायों से जोड़ते हुए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारी एनसीईआरटी कक्षा 9 व 10 की विज्ञान की पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में गतिविधि आधारित प्रयोगात्मक क्रियाकलाप दिए गए हैं, जिनके क्रियान्वयन में यह विज्ञान किट बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। इस विज्ञान की किट में कुल छोटे बड़े मिलाकर 91 उपकरण हैं। इस किट में एक संदर्शिका भी दी गई है, जिसके प्रत्येक प्रयोग और उपकरण के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई है, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए गए विज्ञान गतिविधियों के विषयों को बच्चों के छोटे छोटे समूहों में बांटकर हम संपादित कर सकते हैं, जिससे वो स्वयं करके सीखेंगे और विषय को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि आप हमारे सामने देख पा रहे हैं कि इस विज्ञान के किट में विभिन्न प्रकार के उपकरण आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बच्चों को उनसे परिचित कराने के साथ साथ उनके उपयोग और प्रयोग के द्वारा हम उनको उनकी पाठ्यपुस्तकों से जोड़ेंगे। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो भी उपकरण हमें संयोजित करना है उसको मैनुअल में देख लें और साथ ही साथ बच्चे को वो किस पार्ट से संबंधित है, बच्चे के किस पार्ट से संबंधित है उसको जरूर जोड़ दें। अगर हम दोनों का जुड़ाव करके इसको प्रोसीड करेंगे तो बच्चे के वो बातें समझ में आएंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने एक माइक्रोस्कोप दिया हुआ है। अब स्लाइड लगाने में बच्चे थोड़ा सा जल्दबाजी करते हैं और सीधे स्लाइड लगा देते हैं, जबकि इसके लिए प्रोटेक्टर रहता है हमारे स्लाइड के ऊपर एक छोटा सा, जिसको आप देख पा रहे होंगे। इसको हम लोग लगाते हैं और ये हमारा माइक्रोस्कोप कवर ग्लास होता है, इसको जरूर हम यूज करें। और जब हम इसका यूज करेंगे स्कोप कवर ग्लास का, तो उससे क्या होगा, हमारी स्लाइड जो ब्लर नहीं होगी। तो हम अपनी स्लाइड को आराम से यहाँ पे रखेंगे और इसके साथ में इन उंगलियों की सहायता से हम इसको बैलेंस कर लेंगे ऊपर नीचे करके और आसानी से इसको देख सकते हैं। और ये चिमटियों को लगाना जरूर ना भूलें, इनको जरूर लगा दें। अब हम हाइड्रा की देख रहे हैं। अब हाइड्रा को बड़े ही आसानी के साथ में हम देख पा रहे हैं और ध्यान जरूर रहे कि यहाँ पर जो हमारा रिफ्लेक्टिव मिरर है इसका संयोजन सही होना चाहिए। अगर ये सही से संयोजित नहीं है तो फिर वो चीज़ हमें साफ नहीं दिखाई देगी। जैसा कि एक दूसरा आप हमारे सामने यंत्र देख रहे होंगे, ये हमारा विच्छेदन माइक्रोस्कोप है और इसके द्वारा हम केवल वस्तुओं को देख ही नहीं सकते हैं, उसके साथ साथ क्या होता है कि जो छोटे छोटे जीवों का जो विच्छेदन करने के लिए हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब जैसा कि आप एक सेटअप देख रहे होंगे, हमने इसमें एक स्लाइड लगाई, दोनों क्लिपों में इसको हमने सेट कर दिया। सेट करके हमारे सामने ये देखिए 2 लेंस भी दिए हैं। ये 10 गुना तक इसको जूम करेगा और ये आपका 20 गुना तक करेगा। तो इसको लगाकर हम आसानी से इसमें देख सकते हैं। और ये हमारे कक्षा 10 और कक्षा 9 की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें जीवन की मौलिक इकाई और कई अन्य जो कई सारे चैप्टर्स हैं उनके साथ में इसको रिलेट होता है। तो बच्चों को भी ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये किसके साथ में कहाँ कहाँ रिलेट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बच्चों को क्वथनांक के बारे में हम कैसे जानकारी देंगे। एक थर्मामीटर हमारे हाथ में है, ये रूम टेम्परेचर पर इसका टेम्परेचर लगभग करीब 35 डिग्री के आसपास यहाँ पर शो कर रहा है। हम क्या करें, इसको एक सामान्य पानी में हम इसको जब डालते हैं तो थर्मामीटर और भी धीरे 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 नीचे की तरफ जा रहा है और ये करीब 32 या 30 के आसपास टेम्परेचर इसका, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर इसका आपको शो कर रहा है। और आप हमारे सामने संयोजन देख रहे होंगे। संयोजन में क्या, एक बर्नर द्वारा एक बोरोसिल का एक हमारा ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क को हम हीट कर रहे हैं। इसमें क्या है, पानी है। अब बच्चे को अगर हम दिखाते हैं कि किस तरीके से जो ऊष्मा है, ऊष्मा के कारण जो क्वथनांक हमारे जल का बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, तो जिससे पारे में क्या अंतर आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये पारा देखिए कितनी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसको संयोजित कर लीजिए और कुछ विशेष चीज़ों का हम लोग विशेष ध्यान रखें। बच्चों को प्रयोग करते समय सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं कि दुर्घटना होने में देर नहीं लगती। आप देख पा रहे होंगे, या बच्चों को अब आप दिखा सकते हैं कि देखिए अगर हमने बॉयल में इसमें डाला तो देखिए करीब 100 डिग्री के आसपास ये पहुँचेगा धीरे धीरे करके। देखिए बढ़ता चला जा रहा है टेम्परेचर इसका। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि किस तरीके से टेम्परेचर पहले से एकदम बढ़ता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। जैसा कि बच्चों आपने भी देखा कि हमने किस तरीके से क्वथनांक को यहाँ पर जाना और कैसे जाना कि इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, ये हमारे 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं, तो हम बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांट सकते हैं और उनको अलग अलग प्रयोगों से जोड़ दें, जिससे क्या होगा, किट में संयोजन हम सही से कर पाएंगे, उसको सही से यूज कर पाएंगे।
तो छोटे छोटे आप ग्रुप बना सकते हैं और बच्चों को उनके साथ जोड़ सकते हैं। ये बच्चों ने ही पूरा ये सेटअप हमारा तैयार कराया है। जैसा कि आप हमारे हाथ में एक संयोजन देख रहे होंगे, अब ये संयोजन जल का वैद्युत अपघटन है। अब इसमें हमने किया क्या, आप एक फ्लास्क देख रहे होंगे जिसमें 2 वायर नीचे की तरफ आए हुए हैं और ये दोनों वायर ऊपर की तरफ गए हुए हैं। और इस वायर को अगर देखें तो इसमें 2 परख नलियां हमने डाली हुई हैं, एक ये और एक दूसरी आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इन परख नलियों को इस तरीके से संयोजित करेंगे कि यहाँ पर एक वैक्यूम दिखाई देना चाहिए। अब इसको हमने इस बैटरी के साथ में जोड़ दिया। अब बैटरी से जब जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है, एक हमारा एनोड का कार्य करेगा, दूसरा कैथोड का कार्य करेगा। अब इलेक्ट्रोड दोनों हमने जब इसमें लगाए हुए हैं तो इनमें क्या होगा, धीरे धीरे एक अभिक्रिया प्रारंभ होगी, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया जो होगी वो प्रारंभ हो जाएगी। अब उस प्रक्रिया के अंतर्गत आप ध्यान से देखेंगे हमें H2SO4 की कुछ बूंदें जरूर डालनी हैं, जिससे इसका अपघटन हम आसानी से करा सकें। अब हमने कुछ H2SO4 की बूंदें भी डाल दी। अब आप देख रहे हो कि धीरे 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 इसके तरफ आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें कुछ बुलबुले आशंकित नली से जल को विस्थापित कर रहे हैं और परख नलियों में गैस जो हो गई वो एकत्रित हो रही है। आप इन इलेक्ट्रोडों पर बुलबुले उठते हुए देख पा रहे होंगे। अब इन परख नलियों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन परख नलियों पे एक तरफ ऑक्सीजन और दूसरी तरफ आपकी हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो रही होगी। धीरे धीरे बुलबुलों के ऊपर ये उठती जा रही होगी और इकट्ठा होती जा रही है। तो बच्चों को इस प्रकार के संयोजन के द्वारा हम जल के वैद्युत अपघटन के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ये जो आपने संयोजन देखा है, ये प्रयोग जो देखा है, ये हमारी 10th क्लास में एक चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। उसमें हम बच्चों को अच्छे से बता सकते हैं और इसमें कई सारे प्रयोगों को भी हम कर सकते हैं। जैसा कि आप हमारे हाथ में देख पा रहे हैं, एक बॉक्स नुमा संरचना आपके सामने दी हुई है। ये हमारे सरल परिपथ को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके पीछे की तरफ ये आपको वायर खुले हुए दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें बच्चों को बड़े आसानी से हम बता सकते हैं कि किस तरीके से हम इसका संयोजन करेंगे। अब हम इसका एक एक करके संयोजन करते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम अपना सेल लगाएंगे और इस परिपथ में इसको यहाँ पर हम जोड़ लेंगे। इसी के साथ साथ ये हमारी एक कुंजी है जिसके द्वारा हम ऑन ऑफ स्विच बटन के रूप में इसको हम यूज करेंगे। इसको हमने एक जगह कहीं पर सेट कर लिया। इसी के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने एक बल्ब है जिसको हम जोड़ेंगे और ये जहाँ पर भी हम जोड़ रहे हैं वहाँ पे हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे पीछे की तरफ यहाँ पे डिस्कनेक्ट है, लेकिन जब हमने इसको यहाँ पर जोड़ा तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में कनेक्ट हो गए। और इसके साथ साथ अब हम इसका संयोजन करके देखते हैं और बच्चों को सरल परिपथ के बारे में बता पाएंगे। अब हम इस कुंजी की सहायता से जैसे इसको हम ऑन करेंगे वैसे ही हमारा यहाँ पर बल्ब जल जाएगा। अब हम इस तरीके से यहाँ पर धारा के प्रवाह को दिखा सकते हैं और बच्चों को एक जिज्ञासा ये भी हम बता सकते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा पॉजिटिव नोड है, ये नेगेटिव नोड है, तो जो हमारी जो धारा का प्रवाह है वो प्लस से माइनस की ओर होता है। अगर हमने मान लीजिए कोई हमने वायर को हटा दिया, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए मैंने इसको हटाया, तो अब क्या होगा, यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया और जैसे हमने जोड़ा तो यहाँ पर क्या होगा, ये कनेक्ट हो गया। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे लाइट जल रही है और लेकिन जब इसको हम हटा देंगे तो यहाँ पे लाइट नहीं जलेगी। तो इससे बच्चों को धारा के प्रवाह की दिशा के बारे में एक अच्छे से जानकारी मिल जाएगी और इसके माध्यम से हम अन्य कई सारे प्रयोगों को भी कर सकते हैं। अब हमारे हाथ में आप देख पा रहे होंगे कुछ प्रतिरोध दिए हुए हैं अलग अलग ओम के। ये आप देख पा रहे होंगे ये 20 ओम का है, ये भी 20 ओम का है, ये 30 ओम का है और ये 40 ओम का है। और हम पढ़ते हैं, बच्चों को हम पढ़ाते हैं कि किस तरीके से जो संयोजन होता है श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में हम संयोजन करते हैं, तो उन संयोजन के बारे में भी बच्चों को हम बड़े आसानी से इसमें बता सकते हैं। तो आइए कुछ संयोजन करके देखते हैं। हमारा परिपथ ऑलरेडी तैयार है और अब हम इसमें कुछ प्रतिरोधों को लगाते हैं। जैसा कि आप हमारे सामने एक संयोजन देख पा रहे होंगे, तो बच्चों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती कि क्या है। उन्हीं के चैप्टर में, विद्युत चैप्टर में, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, तो उसमें ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ये हमारे हाथ में एक मल्टीमीटर दिया हुआ है। अब हम इससे चेक करेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह आखिर जो श्रेणी क्रम एक संयोजन हमने बनाया हुआ है और इस श्रेणी क्रम संयोजन में जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो एक समान होता है। ये बच्चों को हमने पढ़ाया थ्योरेटिकल, लेकिन प्रैक्टिकली उसको दिखाने के लिए ये बहुत ही एक अच्छा प्रयोग है। आप देख पा रहे होंगे कि बैटरी को हमने जोड़ दिया। बैटरी को क्रोकोडाइल वायर के द्वारा हमने जोड़ा, उसमें हमने 3 प्रतिरोध इसमें लगा दिए हैं।
जो हमारे 20 ओम के और 30 ओम के और 10 ओम के 3 प्रतिरोध हमने इसमें जोड़े हुए हैं। अब हम क्या करेंगे कि अपने इस मल्टीमीटर द्वारा हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो विद्युत धारा का जो मान है वो प्रारंभ में कितना है। तो हम इसमें दोनों नोट को लगा के देखते हैं, तो हम देख रहे हैं 1 एम्पियर की विद्युत धारा हमारी बैटरी से रन हो रही है। अब हम इसी संयोजन में आगे बढ़ते हैं। जब हम प्रतिरोध के माध्यम से जब हमारी बहती विद्युत धारा जा रही तब उसका क्या है, तब भी हम देख पा रहे हैं उसमें भी 1 ओम हमें शो कर रहा है। और जब हम तीनों प्रतिरोधों को एक साथ हम देखते हैं, एक रूप में देखते हैं, तीनों प्रतिरोधों को जब हम एक साथ लेते हैं तब भी आप देख रहे होंगे कि विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर ही शो कर रहा होगा। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है उस संयोजन के द्वारा विद्युत धारा प्रत्येक दिशा में समान रहेगी। जैसा कि बच्चों को कई बार हमने बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं हैं और चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। लेकिन अगर वही चीज़ अगर बच्चों को प्रैक्टिकल ये हम दिखाएं, क्योंकि हमारे पास में गण चुंबक दिया हुआ है जिसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें नॉर्थ और साउथ पोल आपके सामने हमने रखे हुए हैं, इनको हमने ऐसे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारी किट में दिया हुआ है लोहे का बुरादा। अब इस बुरादे को छिड़केंगे। देखिए, अब बच्चे जब करके सीखते हैं तो उनको समझ में आता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इसमें चुंबकीय बल रेखाएं बन रही हैं और ये बल रेखाओं की जो दिशा है वो भी समझ में आ रही होगी। अब हमने क्या किया कि इसमें 50-50 ग्राम के 3 भारों को संयोजित करके करीब 150 ग्राम का भार हमने इसमें डालने का प्रयास किया। अब देखिए, हम इसको जैसे ही अंदर डुबोएंगे, देखिए इसमें से कुछ पानी बाहर जा रहा होगा और हमने इसको डुबोया। अब हम यहाँ से इसके भार की गणना कर सकते हैं कि जितना इसका भार था उसकी तुलना में यहाँ पर भी हमारे सामने लिक्विड निकल कर आया है। तो यहाँ से हम इसके भार की गणना को समझ सकते हैं। तो हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि लीटर और भार जो हम किलोग्राम या ग्राम में नापते हैं या किलोलीटर को नापते हैं, तो उसमें क्या अंतर है उसको भी हम इसके माध्यम से बता सकते हैं। 9th चैप्टर में फोर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें घर्षण बल के बारे में भी कुछ जानकारी हम लोग बच्चों को दे सकते हैं। और हमारी इस किट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में कुछ ट्रॉलियाँ दी हुई हैं। इन ट्रॉलियों के माध्यम से या एक लकड़ी का हमारे पास एक गुटका है, इसके माध्यम से भी हमारे पास कुछ सरफेस हमने लिए। एक हमने रफ सरफेस लिया, जो आप देख पा रहे होंगे एक रफ कागज़ है हमारे हाथ में, जो एक रेगमाल की तरह हमारा काम करता फ्लिंट पेपर है। और दूसरा एक हमने अपने कार्डबोर्ड जो हमको मिला हुआ है, शीट मिली हुई है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं जो हमको हम आएगा। तो इस पे एक स्मूथ सरफेस, एक रफ सरफेस, इन दोनों पर हम क्या करेंगे, इस गुटके को चला के देखते हैं। अब हम देखते हैं इस पे आराम से स्मूथ सी, जब थोड़ा सा इंक्लाइन किया, स्मूथली आराम से ये लुढ़कता हुआ चला गया, फिसलता हुआ चला गया। अब हम इसको देखेंगे रफ सरफेस पर, इसी चीज़ को प्रक्रिया को दोहराने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं ये गुटका बिल्कुल भी हमारा बढ़ी नहीं रहा है और इंक्लाइन करते जा रहे हैं, उसके बाद भी थोड़ा सा खिसकता है। तो अब आप बच्चों को ये दिखा सकते हैं कि कैसे घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो कई प्रकार से आप दिखा सकते हैं। दूसरा तरीका हमारी ट्रॉलीज है। अब एक ट्रॉली को हम देखें, हमने स्मूथ सरफेस पे रखा और यहाँ से हमने हल्का सा इंक्लाइन किया, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारी ट्रॉली बड़े आराम से भागती चली जा रही है। और यही प्रक्रिया अगर हमने इस रफ सरफेस में की तब आप देखिए क्या होगा। अब हमने ट्रॉली को रखा और इसको हमने थोड़ा सा उठाया, लेकिन अब ये देखिए, अब ये रफ सरफेस पर रुक गई। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस के माध्यम से घर्षण बल के बारे में बच्चों को अच्छे से बताया जा सकता है। तो ये हमारे 9th चैप्टर में फोर्स से रिलेटेड है और हमारे किट में इसके बारे में दिया गया है और बच्चों को हम जरूर बताएंगे। अब बच्चों को हम लेज़र लाइट के थ्रू बता सकते हैं। अब आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये लेज़र लाइट आपको दिखाई दे रही होगी। अगर इसको और अच्छे से देखेंगे तो जितना अंधेरे में हम देख पाएंगे उतना हमको समझ में आएगी। देखिए लेज़र लाइट हमारे सामने दिखाई दे रही है। अब प्रकाश के परावर्तन को दिखाने के लिए परावर्तक पृष्ठ हमने ले लिया और उस परावर्तक पृष्ठ पर हम प्रकाश के परावर्तन को दिखा सकते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने बच्चों को बताया हुआ है आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब हम देखिए इसको नॉर्मल से अगर सीधे डालेंगे तो देखिए एंगल जो हमारा होगा वो कैसा बन रहा है, आप देख पा रहे हैं ये शून्य एंगल बन रहा है। और जैसे जैसे हम इसको इंक्लाइन करते जा रहे हैं
वैसे वैसे इसका जो एंगल है वो बदल। आप देख पा रहे होंगे कि एक संयोजन हमने किया हुआ है और इसमें प्रकाश की विवर्तन के बारे में बच्चों को हम जानकारी दे सकते हैं। इसमें किनारे पर प्रकाश और अंधकार की धारियां दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा मालूम होता है कि प्रकाश की किरणें मुड़कर ज्यामितीय छाया की सीमा के भीतर तक पहुंच गई हैं। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। छाया के किनारे जो धारियां बनती है वे विवर्तन पैटर्न या डिफ्रैक्शन पैटर्न कहे जाते हैं। तो ये आगे की क्लास में हमारे काम आएगा बच्चों को। अगर अभी से उनको हम बताएंगे तो वो जब 12th क्लास में जाएंगे, फर्स्ट ईयर में जब जाएंगे तो उनको इसको समझने में आसानी रहेगी। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे हाथ में एक पीएच पेपर है। बच्चों को एसिड और बेस, क्षार और अम्ल के बारे में जब हम बताते हैं तो हम बताते हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पर होते हैं। जैसे हम जल की बात लेते हैं तो जल का जो पीएच वैल्यू वो 7 होती है, और जैसे जैसे एसिडिक कैरेक्टर की तरफ हम बढ़ेंगे तो उसका जो मान होता है वो घटता जाता है। अब हम 1 नंबर पर देख रहे हैं तो इसका मतलब ये काफ़ी एसिडिक है। धीरे धीरे वो एसिडिक कम होते होते और किसकी तरफ बढ़ रहा है, वो क्षार की तरफ बढ़ रहा है। तो एसिड से बेस की तरफ बढ़ने का ये एक पैरामीटर आपके सामने दिखाई दे रहा है और हम इसको प्रयोग के द्वारा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो हमने एक पीएच पेपर इसमें से निकाल लिया बाहर और उसमें हमने एसिडिक कैरेक्टर को देखने के लिए क्या किया कि कुछ बूंदें ले ली H2SO4 की जो हमारा एसिड है, और उन बूंदों को हमने इसमें डालने का प्रयास किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जैसे ये बूंदें इसमें पड़ी तो ये जो हमारा पीएच पेपर था वो कैसा हो गया, देखिए एकदम रेड हो गया। इसका मतलब ये जो हमारी स्ट्रिप थी, इस स्ट्रिप के द्वारा अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ इस कलर का दिखाई दे रहा है। अब हमने क्या किया, इसको दिखाने के लिए कुछ पानी की बूंदें भी इसमें डाल के देखी कि उसका क्या अंतर आएगा। तो हमने कुछ पानी की जब बूंदें इसमें डाली तो आप देख पा रहे होंगे कि पानी की जो बूंदें हमारी पड़ी इसमें तो उसने भी अपना एक कैरेक्टर शो किया। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक पानी का कलर यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा होगा। इसकी पीएच की वैल्यू 7 है। तो द्रव में और एसिड में और इसी प्रकार से बेस में हम इसको बता सकते हैं बच्चों को कि किस तरीके से हम इस पेपर का यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो लिटमस पेपर होता है हमारा, ये हमारा ब्लू लिटमस पेपर है। और जैसा कि हमने किताबों में तो पढ़ा है कि ब्लू लिटमस पेपर पर जब हम किसी एसिड को जब डालते हैं तो उसका कलर लाल हो जाता है। तो बच्चों को जब हम करके दिखाते हैं तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। फिर से हम एक प्रक्रिया करते हैं, इसमें हमने हमारे कुछ बूंदें हमने एसिड की इसमें डाली तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो लिटमस पेपर था वो कैसा हो गया, वो रेड हो गया। तो अगर हमारे पास चीज़ें नहीं हैं तो हम नींबू का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बेस में हम नमक आदि का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ में हम बहुत सारे प्रयोगों के द्वारा इन सब चीज़ों के रहस्य जो उनके मन के अंदर होते हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। तो हमारे पास लिटमस पेपर ब्लू वाला भी दिया है और हमारे पास एक लिटमस पेपर रेड वाला भी दिया है, ब्लू वाला भी है। तो हर प्रकार के लिटमस पेपर हैं हमारे पास। अब देखिए रेड लिटमस पेपर है तो हम इसको भी दिखा सकते हैं, इस पर हमारा किस तरीके का कैरेक्टर शो होगा। तो एक टुकड़ा इसका छोटा सा ही टूट पाया है, तो ऑलरेडी ये रेड है तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये वही रहेगा। तो हम ये बता सकते हैं कि रेड लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब हम किसी एसिड को डालते हैं। लेकिन अगर हम इसकी जगह अगर हम क्षार का यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ये रेड लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाएगा। अब बच्चों के सामने ये प्रश्न हम खुद छोड़ दें, कुछ चीज़ें उनको बताएं लेकिन साथ साथ उनको खुद छोड़ दें कि वो खुद खोजें, खुद करके देखें और आपको बताएं। तो इससे प्रयोगों में उनकी रुचि बढ़ेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ पिसा हुआ कपूर है। अब इस कपूर को हम इसमें डालेंगे और बच्चों को ऊर्ध्वपातन कैसे होता है उसकी प्रक्रिया को दिखाने का प्रयास करेंगे। अब हमने इसमें एक कीप को उल्टा करके रख दिया और उसको रुई की सहायता से हमने बंद कर दिया। अब कुछ ही देरों में आप देखेंगे कि कपूर जो होगा उसका ऊर्ध्वपातन हो रहा है और वो धीरे धीरे वाष्पित होता चला जा रहा है, क्योंकि ऊर्ध्वपातन ही प्रक्रिया ये है कि जो ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो।
तो कपूर के द्वारा हम यहाँ पर बच्चों को बता सकते हैं, जो हमारी 9th क्लास का चैप्टर है, और इस चैप्टर में बच्चों को अगर हम कुछ प्रयोग करके दिखाएंगे तो उनकी जिज्ञासाओं को कहीं ना कहीं और बल मिलेगा और वो ज़्यादा और जानने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। और कुछ ही देर बाद जब ये हीट होके पूरी तरह वाष्पित हो जाएगा तो जो प्रेसिपिटेट है वो यहाँ पर आपको इस दीवारों पर आपको दिखाई देगा। क्लास 9th में ध्वनि पाठ में हम जो हमारी ध्वनि तरंगे हैं उनके बारे में बच्चों को एक सत्यापन करा सकते हैं कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, एक स्लिंकी है। अब इस स्लिंकी का प्रयोग करने के लिए दो बच्चों का बुला लें और एक बच्चे को कह दे भाई तुम एक तरफ से पकड़ लो, दूसरा इधर से पकड़ ले, और दोनों से कहेंगे कि विक्षोभ करें इसमें। तो आप देखेंगे कि इसमें कहीं कहीं पे विरलन है, कहीं कहीं संपीड़न है। अब ये विरलन संपीड़न क्या आपको दिखाई दे रहा है? अब ये तरंगे क्या हो रही हैं, कहीं कहीं पर संपीड़ित और कहीं कहीं पर विरलित, फिर कहीं कहीं पर संपीड़ित और फिर कहीं कहीं पर विरलित। तो संपीड़न और विरलन, इसका मतलब ये अनुदैर्घ्य दिशा में ये बढ़ रही हैं। देखिए फिर से देखिए विक्षोभ। तो उसी प्रकार से स्लिंकी के माध्यम से बच्चों को हम बता सकते हैं कि जो हमारे जो कण हैं, माध्यम के जो कण हैं, ये विक्षोभ के संचरण की दिशा में समानांतर तो होते हैं लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं। अपनी विरामावस्था के आगे पीछे वो दोलन करते रहते हैं। तो ये ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में ये एक योयो दिया हुआ है। अब इस योयो को हमने कसकर इसमें टाइट बांधा हुआ है, गोल गोल इसमें राउंड दिए हुए हैं धागे से, और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, देखिए ये हमारी जो इसकी ऊर्जा है, स्थितिज अवस्था में जो ऊर्जा है इसकी स्थितिज ऊर्जा है, और जैसे ही हमने इसको छोड़ा आप देख रहे होंगे ये नीचे गतिज अवस्था में जाता है और ऊपर से देखिए फिर ये भागता हुआ ऊपर चला आता है। एक बार फिर से हम इसको प्रक्रिया को दोहराएंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से ये विरामावस्था में है और विरामावस्था में इसकी जो ऊर्जा है वो कैसी है, वो स्थितिज ऊर्जा है। अब जैसे ही हमने इसको विरामावस्था से गतिज अवस्था में इसको हमने रूपांतरित किया, देखिए जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो देखिए इसकी स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल गई, गतिज ऊर्जा में, और जैसे ये नीचे गया वैसे ही देखिए ऊपर की तरफ फिर वापस। तो अब नीचे जैसे ये थोड़ा सा रुका था जाकर, वहां पर इसकी स्थितिज अवस्था थी और स्थितिज अवस्था से ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। तो गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन और स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, इसके माध्यम से हम बच्चों को आसानी से बता सकते हैं। जैसा कि हमने विज्ञान किट के माध्यम से कुछ प्रयोग संपादित किए, ऐसे ही आप बहुत से प्रयोगों द्वारा बच्चों को विज्ञान की गतिविधियों से जोड़ सकते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच, विज्ञान के प्रति जागरूकता और करके सीखने के संबंध में लक्षित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस प्रकार के नवाचारी प्रयासों को संदर्भित करती है और हमें पूर्ण आशा है कि आप अपने विद्यालयों में NCERT द्वारा निर्धारित किट के अभिनव प्रयोगों और गतिविधियों द्वारा विज्ञान के विषय में बच्चों में नवाचार करेंगे और देश के लिए उत्कृष्ट बाल वैज्ञानिकों को आगे रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।